हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो पाए हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे कि भूख और प्यास क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रेरक, सेकंड है जन्मजात प्रेरक, थर्ड है सामाजिक प्रेरक एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्जित प्रेरक। तो भूख और प्यास जो है वो किस तरह के प्रेरक है, किस तरह की आवश्यकता होती है इन चीज़ों के लिए मनुष्य की। तो यहाँ पे 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्मजात प्रेरक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सेकंड है विद्यार्थी केंद्रित, थर्ड है शिक्षक केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित। तो क्लास में जो टीचर एंड स्टूडेंट्स के मध्य बातचीत होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का हमारा ऑप्शन डी, उद्देश्य केंद्रित। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न दोहराए। सेकंड ऑप्शन है हमारा कि प्रधानाचार्य को बताएंगे। थर्ड है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई बच्चा विद्यालय हमेशा देर से पहुंचता है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उससे बातचीत करके उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे जिस कारण से वो लेट आ रहा है हर रोज़। तो उस कारण को जानेंगे और फिर उसका जो भी समाधान, जो भी सॉल्यूशन निकल पाएगा वो करेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी उपागम, सेकंड है सृजनवादी उपागम, थर्ड है संरचनात्मक उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है मानवतावादी उपागम। तो वर्तमान समय में शिक्षा का जो सबसे उपयुक्त उपागम है वो कौन सा वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का आपका ऑप्शन बी, सृजनवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नेह, सेकंड क्रोध, थर्ड दोषारोपण एंड फोर्थ ऑप्शन है घृणा। तो स्कूलों में जो शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका अभाव होता है वो चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, घृणा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्मृति एवं समझ आधारित, सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, थर्ड ऑप्शन है आपका समझ एवं अनुप्रयोग आधारित एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ। तो परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन सी। परीक्षा में विद्यार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए ताकि उनकी समझ का भी पता चल सके कि उनकी समझदारी कितनी है और अनुप्रयोग के द्वारा वो कुछ करके सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, सेकंड है विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, थर्ड ऑप्शन है अध्यापक में कुंठा एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के समृद्ध संसाधन। तो एक क्लास जो है जिसमें जो बच्चे आते हैं वो अपनी अपनी मातृभाषाओं में बात करते हैं, बहुभाषी विद्यार्थी हैं, तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का आपका ऑप्शन डी। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में ये काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, सेकेंड है पढ़ाना बंद कर देंगे, थर्ड है बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और अचानक से सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, सभी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा आपको पढ़ने की तरफ, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। यदि कोई एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो आप उसको जाके समझाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका क्या रीजन है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निष्पत्ति लब्धि यानी कि AQ का सूत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन है AQ इक्वल टू MA बटा इंटू 100। सेकेंड है AQ इक्वल टू CA इंटू 100। थर्ड ऑप्शन है AQ इक्वल टू CA बटा इंटू 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है AQ इक्वल टू EA इंटू 100। तो यहाँ पे 9 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। थर्ड है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो टीचर को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की सही पहचान कर सुधार करने के कौशल विकसित कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है। सेकंड है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। थर्ड है अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है एंड फोर्थ ऑप्शन है अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसने 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा जो छोड़ चुके हैं उनके लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या प्रावधान किया है। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो सूची 1 में सिद्धांतों को दिया गया है और सूची 2 में इसका प्रतिपादन किसने किया है उनका नाम दिया गया है। तो इसको मैच करेंगे हम। तो यहाँ एक तत्व सिद्धांत जो है वो बिने ने दिया था, फिर है बहुतत्व सिद्धांत, तो ये जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और फिर समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टर ने दिया था, और फिर त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया था। हो गया। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड है उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। थर्ड है उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उसके माता पिता से बात करेंगे। तो यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा हमेशा चुप रहता है तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। सेकंड है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना। थर्ड है नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है वो बताना है आपको, इसका अर्थ क्या है। करेक्ट आंसर होगा 14 का आपका ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बालक केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से उसको चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है गृह कार्य प्रदान करना। सेकंड है बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। थर्ड है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना एंड फोर्थ ऑप्शन है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो क्या बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, उसे चूज करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हमारा ऑप्शन 1, गृह कार्य प्रदान करना।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा, सेकंड है कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, थर्ड है R.W. टेलर द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, R.W. टेलर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें फर्स्ट ऑप्शन है कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, थर्ड है कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम्य अक्षम हो तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, सेकंड है उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, थर्ड है उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है इसको जानकर और फिर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, सेकंड है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, थर्ड है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं में लचीलापन। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, सेकंड है भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, थर्ड है लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, सेकंड है रोज एक जैसी होनी चाहिए, थर्ड है एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर पाए। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप कक्षा कक्ष में बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अंतःव्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, सेकंड ऑप्शन है दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, थर्ड है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान देने वाले की, सेकंड सुगमकर्ता की, थर्ड मित्र की एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रबंधक की। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, सेकंड है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, थर्ड है इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, इसलिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है बातें करने वाले को दंडित करता है, थर्ड है उदासीन है एंड फोर्थ ऑप्शन है जो सोचता है कि बातचीत को
सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा 25 का आपका ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, परियोजना विधि के प्रतिपादक है। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खिम, सेकंड प्लेटो, थर्ड किलपैट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन है सुकरात। तो परियोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। सेकंड ऑप्शन है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। थर्ड है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्र, परीक्षा व परिणाम। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कक्ष का वातावरण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शांत, सेकंड शोरगुल से भरा, थर्ड अनुशासन से पूर्ण एंड फोर्थ ऑप्शन है मित्रतापूर्ण। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मित्रतापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक, सेकंड इंजीनियरिंग, थर्ड व्यावसायिक एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुदेशन। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। सेकंड ऑप्शन है अपने साथियों से समायोजन करना। थर्ड है अपने माता पिता से समायोजन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपके स्कोर क्या हुए ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।